फैज़ाबाद धरने के हवाले से सरकारी तौर पर रिपोर्ट को जारी तो नहीं किया गया, लेकिन उसके कुछ हिस्से मंजर-ए-आम पर जो आए हैं मुख्तलिफ ज़राए करके, उसी को बुनियाद बनाकर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और ये मुसद्दक़ा ज़राए से ये हिस्से जारी किए गए हैं। ऑफिशियली रिपोर्ट शायद सुप्रीम कोर्ट ही कहे तो जारी हो, मुझे नहीं लगता शायद उसके बगैर जारी करने के लिए कोई तैयार होगा, या अपोजिशन का बड़ा सख्त मुतालबा आ जाए तो हो सकता है इसको पब्लिक कर दिया जाए। इंटरेस्टिंगली उस रिपोर्ट के अंदर जनरल फैज़ हमीद को, जिनके ऊपर आम तासुर ये था कि फैज़ाबाद धरने के पीछे उनका कलीदी किरदार था, उनको क्लीन चिट दे दी गई। कहा गया कि उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म और DGI की मंजूरी से उन्होंने दस्तखत किए थे। वैसे इसके अलावा कोई और सूरत हाल नहीं हो सकती थी। DGC, DGI की मंजूरी और प्राइम मिनिस्टर की मंजूरी के बगैर किसी ऐसे पब्लिक डॉक्यूमेंट के ऊपर दस्तखत नहीं कर सकता। सवाल ये था कि फैज़ाबाद धरना हुआ कैसे और उसके पीछे कौन था। अगर मैं आपको ये बताऊं कि उस वक्त की हुकूमत में बेशतर तासुर हमें ये मिलता था, बेशतर लोगों से ये तासुर ये मिलता था कि ये इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग की लड़ाई चल रही है और उसको गिराने के लिए ही ये जो धरना है उसी का एक हिस्सा है। जैसे इमरान खान का जो डी चौक के अंदर धरना था, जिसको वो कहते हैं मैंने 126 रोज़ धरना किया था, बड़ी जिदोजहद है, उसके मुतल्लिक तकरीबन ये 100% तयशुदा बात है कि उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट उस धरने के पीछे थी। उनको, इमरान खान को, PTI को और पाकिस्तान अवामी पैट को, पाकिस्तान अवामी तहरीक को, तारुल कादरी साहब को इकट्ठा करने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ था। आजकल इमरान खान कहते हैं कि एक लंदन प्लान है, आज भी शायद उन्होंने बोला है, और उसी लंदन प्लान के तहत PTI को फिक्स किया जा रहा है। उस वक्त की नून लीग हुकूमत भी यही कहती थी लंदन प्लान है। इमरान खान और डॉक्टर तारुल कादरी की शायद कोई लंदन में कुछ इस्टेब्लिशमेंट की फिगर्स ने मीटिंग अरेंज कराई थी, शेख रशीद का भी उसके अंदर रोल था, तो उसको भी ये नून लीग वाले लंदन प्लान कहते थे। जैसे आज PTI वाले कहते हैं कि ये एक लंदन प्लान है जिसके तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं और PTI को सजाएं मिल रही हैं। हो सकता है कोई लंदन प्लान आज भी हो, मुझे नहीं पता। उस वक्त के लंदन प्लान से मैं आगाह हूँ। उसके बाद ये पैट और PTI के इत्तेहाद के लिए जिन लोगों ने एक्टिविटी दिखाई उससे भी आगाह हूँ। उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट का रोल था। फैज़ाबाद धरने के अंदर इस्टेब्लिशमेंट का क्या रोल था? अगर उस वक्त की हुकूमत नून लीग की थी, नवाज शरीफ की हुकूमत गिरी थी, शायद खाकान अब्बासी वज़ीर-ए-आज़म थे, तो तकरीबन ये बात तय थी कि हमें ये बताया जाता था, दो चीज़ें बताई जाती थी। पहले हम सवाल पूछते थे कि पंजाब हुकूमत ने इनको पंजाब में रोका क्यों नहीं, तो वो उंगली उठाई जाती थी शहबाज शरीफ की तरफ। लेकिन शहबाज शरीफ की जो कुर्बत है इस्टेब्लिशमेंट से, वो दूसरा हिस्सा होती थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की मर्ज़ी के बगैर शहबाज शरीफ शायद सुबह को चाय का कप भी नहीं पीते। आज वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भी उनकी यही सूरत हाल है। तो ये बात तकरीबन हमें कन्विंसिंगली बताई जाती थी कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है। शहबाज शरीफ भी हो सकता है उसी का हिस्सा हो। शहबाज शरीफ ने पंजाब से उनको आने दिया, फैज़ाबाद में वो जम के बैठ गए तो फिर उन्होंने उठने का नाम ना लिया। वहाँ उनको खाने कौन देता रहा, उनको पैसे कौन तकसीम करता रहा, उस धरने को सस्टेन करने के लिए भी कोई इकनॉमिक मॉडल होगा ना, वो कैसे मार्ज़ वजूद में आया। जब PTI को जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी ने हुक्म दिया हुकूमत वक्त को कि TLP के ख़िलाफ़ कार्रवाई करो, तो सेफ सिटी कैमराज़ की तारें काटी गई थी। सेफ सिटी कैमराज़ की तारें काटे जाने के ऊपर उस वक्त की इंटीरियर मिनिस्ट्री और उस वक्त की हुकूमत वक्त तकरीबन हमें ये बताते थे, तयशुदा बात थी कि इसके काटने के पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। पुश बैक पुलिस के लोगों को किसने किया था? वो 150 लोग कहाँ से आए थे? उसके मतलब भी हमें यही तासुर दिया जाता था ये इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं। लेकिन ये रिपोर्ट कहती है कि जनरल फैज़ हमीद का उसमें कोई कसूर नहीं था। बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेकिन इसका एक पैरा है जो मेरे पास, उसके कुछ हिस्से हैं, वो पैरा बड़ा मज़े का है। अगर उस पैरे को मैं आपको पहले बता दूं कि वो पैरा क्या कहता है। वो कहता है कि बेस्ड ऑन द अवेलेबल रिकॉर्ड इट अपीयर्ड दैट फैज़ाबाद धरना वाज मोर ड्यू टू लैक ऑफ करेज, बुज़ली की वजह से, कम हिम्मती की वजह से, ऑफ कन्विक्शंस ऑफ द लीडर्स ऑफ हैंडलिंग द इशू एंड इन पर्टिकुलर द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। वो पंजाब हुकूमत की बुज़ली और नाहली की वजह से ये धरना हुआ। बाकी भी आगे इसी तरह की चीज़ें मुझे पढ़ते हुए ऑन एयर पूरा पैरा दुश्वारी होगी। लेकिन वो कहते ये है कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन थी, कोई प्लान कोई नहीं था, पंजाब में इनको रोकने की कोशिश नहीं की गई, और लैक ऑफ करेज थी, बुज़ली थी, जिसकी वजह से ये सारा काम हुआ। अब जब ये पंजाब के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से मूव करना शुरू करती हैं कोई भी ऐसी तंजीम धरना देने के लिए, तो दो हिस्सों में ये चीज़, 3 हिस्सों में बल्कि कहना चाहिए, 3 लेयर्स में एक्ट होनी चाहिए। स्पेशल ब्रांच को पता होता है, उसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बताना चाहिए था। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को एक्ट करते हुए लोगों को वहीं कंटेन करना चाहिए था। दूसरा हिस्सा सिविल एजेंसी की तरफ ही आ जाएँ तो सिविलियन साइड के ऊपर IB को ये रिपोर्ट फेडरल गवर्नमेंट को देनी चाहिए थी, फेडरल गवर्नमेंट को एक्ट करना चाहिए था। तीसरा हिस्सा ISI की तरफ आ जाएँ। ISI तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में उसकी प्रेजेंस मौजूद है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा है, बड़ी जगहों पे ज़्यादा है, छोटी जगहों पे कम है। डिस्ट्रिक्ट्स में उसको कंटेन नहीं किया गया। अगर किसी एक की भी फेलियर माननी हो तो ये तीनों की फेलियर है इस मामले के अंदर, स्पेशल ब्रांच की, IB की और ISI की। पंजाब हुकूमत ने क्यों नहीं रोका? शहबाज शरीफ रिस्पॉन्सिबल है, तो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ कार्रवाई क्यों नहीं की गई? आज की ये रिपोर्ट कहती है कि उसी की वजह से ऐसा हुआ, तो फैज़ाबाद धरने के नतीजे में जानी नुकसान भी हुआ था।
अब सुप्रीम कोर्ट ने तो फैज़ाबाद धरने के ऊपर एक रिपोर्ट भी जारी की थी और वो रिपोर्ट हुक्मनामा जारी किया था और जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो मौजूदा चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उन्हीं का हुक्मनामा था। उस हुक्मनामे में जनरल फैज़ हमीद का जिक्र था, बल्कि ये था कि जिन लोगों ने यूनिफॉर्म में रहते हुए ऐसे काम में शमूलियत इख्तियार की है उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का भी कहा गया था। जनरल जस्टिस फ़ायज़ ईसा के ख़िलाफ़ उसके बाद PTI की हुकूमत में रेफरेंस फ़ाइल किया गया और रेफरेंस फ़ाइल करने के पीछे मुहर्रक एक ही था कि फैज़ाबाद धरने के ऊपर जो जस्टिस फ़ायज़ ईसा की जजमेंट है वो नागवार गुजरी थी आला हलकों को। हम कुछ ऐसी ब्रीफिंग में बैठे होते थे, मैं क्योंकि वो बैकग्राउंड चीज़ें हैं मैं सारों का तज़किरा नहीं कर सकता, बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में बराह रास्त कहा जाता था कि ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है, ये उनकी जजमेंट के लिए कहा जाता था, ये चीज़ काबिल कबूल नहीं है। फिर रेफरेंस आया और इमरान खान ने ख़ुद उसकी राह हमवार की। उस वक्त के सदर आरिफ अलवी ने उस रेफरेंस को जाने दिया और उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट की उस पूरे काम को आशीर्वाद हासिल थी। और बड़ा लेटली जुडिशरी ने जाके रियलाइज़ किया कि आज फ़ायज़ ईसा की बारी है तो कल हमारी बारी होगी। पहले जज भी उसी तरफ तुल गए थे कि फ़ायज़ ईसा को फ़ारिग करते हैं, ना ही आइंदा चीफ़ जस्टिस बनेगा ना इसकी बारी आएगी। लेकिन लेटली उनके अंदर ये रियलाइजेशन हुई कि आज फ़ायज़ ईसा की बारी है तो कल बंदयाल की होगी, परसों मुनीब अख्तर की होगी, फिर किसी और की होगी, तो वो रुक गए इस काम को करते हुए और वो उस रेफरेंस वाले मामले की नफ़ी हो गई। लेकिन क्या ये रिपोर्ट जिसके अंदर कहा गया कि कुछ था ही नहीं ये दुरुस्त है? मेरा ख्याल है कि इन लोगों ने जो एक इन्होंने टर्म यूज़ की ना, लैक ऑफ करेज पंजाब हुकूमत के लिए, लैक ऑफ करेज उस वक्त के वज़ीर दाखिला ने भी दिखाई है, लैक ऑफ करेज शायद खाकान अब्बासी जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उन्होंने भी दिखाई है, और लैक ऑफ करेज उस तमाम लोगों ने दिखाई है जो उस जगह पर विटनेस बॉक्स में गए और गवाही देते हुए उन्होंने पूरा सच नहीं बताया। अगर उस वक्त के मीडिया के लोगों को, मेरे जैसे लोगों को पता था कि हमें क्या बातें बताई गई हैं, तो इन्होंने जाके विटनेस बॉक्स के अंदर उस स्टेटमेंट को क्यों दर्ज नहीं कराया? ये एक अफसोसनाक पहलू है, इसीलिए इसका हल नहीं निकला। इसी तरह का एक धरना दोबारा इनिशिएट हुआ था या एक मार्च दोबारा इनिशिएट हुआ था PTI के दौरे हुकूमत में। ये नून लीग के दौरे हुकूमत में उस वक्त हुआ था जब इलेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए एक डिक्लेरेशन जो कादियानियों से मुतल्लिक था उसको अमेंड किया गया था। उसके रिएक्शन में TLP एक्टिवेट हुई थी और उनका मुतालबा था कि लॉ मिनिस्टर को आप निकाल दें। लॉ मिनिस्टर को निकालेंगे तो बाकी रिपोर्ट आएगी तो देख लेंगे। वो रिपोर्ट भी नहीं आज तक आई। मज़े की बात यह है कि राजा ज़फ़रुल हक ने उसके ऊपर एक रिपोर्ट देनी थी, आज तक वो रिपोर्ट सामने नहीं आई कि राजा ज़फ़रुल हक की फाइंडिंग्स क्या है। शायद खाकान अब्बासी इख्तलाफ करते थे कि लॉ मिनिस्टर को नहीं निकालना चाहिए, वो बात अटक गई और उसके बाद अल्टीमेटली आपको लॉ मिनिस्टर को भी निकालना पड़ा और सारा नुकसान भी हुआ, लोगों की जानें भी उसके अंदर गई। और वो उस वक्त के जो रेंजर्स के DG थे वो पैसे बखीर में बांट के लोगों को रुखसत कर रहे थे। बहुत कुछ गलत हुआ उस मामले में। DGC ने दस्तखत करके लोगों को वापस भेजा। फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब हुकूमत की पूरी अथॉरिटी कंप्रोमाइज़ होगी। PTI के दौर में ये लोग दोबारा आए तो फैसला किया इमरान खान की हुकूमत ने कि इनको जेलम के आगे क्रॉस नहीं करने देना। लेकिन दोबारा यहाँ एक नालायकी हुई थी। अगर पहली नालायकी ये थी पंजाब हुकूमत फेल टू एक्ट इन टाइम, जब ये लोग डिस्ट्रिक्ट से मूव कर रहे थे, तो PTI के दौर में भी दोबारा वो नाकामी हुई। लोग डिस्ट्रिक्ट से निकल के इकट्ठे हो गए और जब 25-30 हज़ार का मजमा जो था जेलम के करीब आ गया तो उस वक्त ये हुक्मनामा हुआ कि जेलम रेड लाइन है, ये क्रॉस किया तो आगे बाई फोर्स इनको रोका जाएगा। तो उस वक्त आर्मी चीफ थे और वो मेरे ख्याल में उनका दुरुस्त फैसला था। उसको आप 100 चीज़ों से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन 30,000 बंदे को अगर आप फोर्स से और जो रिलीजियसली मोटिवेटेड हो लगाएं कि इसको बंदूक के ज़ोर पे रोके तो उसमें लाशें गिर जाती, 100 बंदा गिर जाता। उन्होंने उस वक्त एक्ट किया जनरल कमर जावेद बाजवा ने, और उनको थ्रू निगोसिएशन बशीर फ़ारूकी साहब को कराची से बुलाया गया था और बशीर फ़ारूकी साहब ने एक उनके साथ सेटलमेंट किया था और उसकी डिटेल्स एग्रीमेंट की पब्लिक नहीं की थी। लेकिन उसके नतीजे में वो जो यूज़ ऑफ फोर्स था वो टल गया। तो क्या इसके नतीजे में ज़रूरी नहीं है कि हमारे जो सिक्योरिटी के अदारे भी हैं और सिविलियंस भी हैं एक दफ़ा सर जोड़ कर बैठें कि किसी किस्म की जो मजहबी इंतहा पसंदी वाली तंजीम है या एक्टिविटी है उसमें दोनों मिलकर उसको रोकेंगे, या हुकूमत वक्त को नीचा दिखाने के लिए, नाक से लकीरें निकलवाने के लिए ऐसी कोई ना कोई तरीक़ाकार कभी ना कभी कारगर हो जाता है, इसलिए इसको इस्तेमाल करते रहना। रिपोर्ट कभी कहती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सरबुलंद रखने के लिए काम करने हैं। वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान को सरबुलंद रख के हमने क्या ये तंजीमें इसलिए बनाई हैं? फिर वो कहते हैं सिविलियन राइट्स जो है उस कंप्रोमाइज़ नहीं होने चाहिए। आज सिविलियन राइट्स को हम सारों को आप होल्ड कर। शेख वकास साहब से जवाब ले लें पहले इसका। शेख साहब, जो आप भी हुकूमतों में रहे और आपने सारी कार्रवाइयाँ होती देखिए, आपके ख्याल में ये क्या कहानी हुई है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम बहैसियत पार्टी भी ये डिमांड करते हैं कि इस रिपोर्ट को ऑफिशियली जो है वो पब्लिश किया जाए, क्योंकि अभी तक जो इक्तसाबात हैं वो हमें मीडिया के मुख्तलिफ दोस्तों के थ्रू, अखबारों के थ्रू, यूट्यूब्स और
चैनल्स के प्रोग्राम्स के थ्रू पता चल रहे हैं। ये भी आनी चाहिए, और राजा जफरुल हक की जो रिपोर्ट उस वक्त बनाई गई थी कमेटी, उसकी भी आनी चाहिए। जो रिपोर्ट्स हैं, जो कमीशन हैं, वो सारे गए थे उसके भी आनी चाहिए। वो मुस्तफ़ा साहब अगरचे यहाँ पे नहीं मौजूद, वो बड़ी मुश्किल से मैंने और मुस्तफ़ा ने कैमरे पकड़े, तो उसकी भी कोई ये पार्लियामेंट हाउस में लगे हुए वो भी आते हैं, वो किसने लगाए थे? वो तो रिपोर्ट ही नहीं आई, तो मैं आपको क्या बताऊँ। पार्लियामेंट हाउस के अंदर कैमरे लगे थे, आपको पता है? सेनेट के फ्लोर इलेक्शन वाले दिन। तो मैं ये कह रहा था कि पहले तो हम ये डिमांड करते हैं कि ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश होनी चाहिए। अब अब क्योंकि आज पूरा दिन यही चीज़ डिस्कस होती रही है पाकिस्तान में। बड़ी खबर चलाएं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि ये, और हम चीफ जस्टिस को कहेंगे कि आप इसको इंश्योर करें कि ये पब्लिश हो। दूसरा, इस रिपोर्ट के जो इक्तसाबात मीडिया के थ्रू हम तक पहुँचे हैं, उसकी रोशनी में हम ये कहने पर मजबूर हैं कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो इस वक्त वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन इक्तसाबात की रोशनी में मैं ये समझता हूँ कि वो अपनी इंतज़ामी कोताही के मुर्तकब हुए हैं, मिसकंडक्ट के मुर्तकब हुए, और वो जो चीज़ें लीक हुई हैं उसके मुताबिक मैं ये समझता हूँ कि इस कमीशन की रिकमेंडेशंस की रोशनी में इस वक्त बहुत से लोग हैं जो काबीना में बैठे हैं, जिसका जिक्र इस उन इक्तसाबात में है जो इस वक्त तक आए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, सबसे पहले तो उनका नाम आता है। देखें ना, प्राइम मिनिस्टर और काबीना के जो लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व थे, इस रिपोर्ट के मुताबिक उन पे FIR होनी चाहिए। आप चाहते हैं FIR दर्ज की जाए शहबाज शरीफ के खिलाफ? देखिए, अगर ये रिपोर्ट कह रही है कि वो इसके जिम्मेदार थे, तो फिर ऑब्वियसली फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप फिक्स कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार था, तो फिर उसके लिए आपने एक्शन भी तो रिकमेंड करना है ना। ये कोई सिर्फ TV दी कंजम्पशन वास्ते, थोड़े प्रोग्राम दी कंजम्पशन वास्ते तो रिपोर्ट नहीं ना आई। सो इफ़ किसी ने रिपोर्ट मुरतब की है, उसने रिकमेंडेशंस दी है, तो उनकी सिफारिशात की रोशनी में एक्शन भी जो है वो होना चाहिए। वो तो FIR तो उसकी भी काटी थी, मॉडल टाउन की भी, उसका क्या निकाला आज तक हमने? देखिए, अब कुछ नहीं निकल सकता। कुछ लोगों की जानें चली गई, लेकिन सच तो मुझे आज भी नहीं पता कि कौन जिम्मेदार। अदालतों में है, लोग बेचारे बड़े अरसे से 100 साल और चलाते रहे, अदालतों में है। मगर इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम इस सिस्टम से मायूस होकर लोगों को कहें कि जी हाँ ठीक है, रिपोर्ट आ गई है, तुम पढ़ो तो राती सौ जाओ जाके। ये तो नहीं हो सकता। आपके ख्याल में मतलब अपनी सियासी दुश्मनी छोड़ के ये फैज़ाबाद धरना करवाया किसने था? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि फैज़ाबाद धरना, जैसे अभी मलिक साहब ने भी जिक्र किया है, और इन्होंने कहा जी कि वो तो बंदूक के ज़रिए किया जा सकता था, इसके अलावा तो रोका ही नहीं जा सकता था। नहीं, ये तो सवाल नहीं है, वो तो चले मेरी बात छोड़ दे, मैंने तो सारे जवाब गलत दिए। मैंने तो आपकी गुफ्तगू में सिर्फ भाई है ना, मैं मुस्कुराता रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि वो जो धरना था ये उस वक़्त की हुकूमत वक्त की नालायकी थी, और वो इसको रोक सकते थे। और हमेशा ऐसी चीज़ें रोकी जाती हैं, बीच में बुज़ुर्ग लाए जाते हैं, बीच में जिनका वो एहतराम करती हैं ऐसी जमातें, उनको बिठाया जाता है। हमेशा फ़ैसले होते हैं, मुआहदे होते हैं, और हुए भी सही बाद में भी, और उसके पहले भी हुए। और मैं ये समझता हूँ ये सरासर इनकी नालायकी की वजह से हुआ। और आपकी, मुझे लगता है रिपोर्ट लिखने वालों में आपका भी हिस्सा है, क्योंकि उन्होंने भी ये लिखा है कि ये बुज़दिली और नालायकी जो थी हुकूमत, खास तौर पर पंजाब जिसके चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ थे। एक चीफ मिनिस्टर जो है वो कहता है, यार देखें ना, राना सनाउल्लाह साहब के बयान सुन लें आप। वो ये कहते हैं जी कि हम इनके सारे मुतालबात मान गए थे, हमारा वज़ीर आज़म एक मुतालबा जो है वो नहीं मान रहा था। एक इशू था ना जी, लॉ मिनिस्टर का कहते थे, ठीक हो गया, नहीं मान रहा था, तो फिर कौन जिम्मेदार होया? वज़ीर आज़म भी तोड़ा ही सी ना, वज़ीर आला भी तोड़ा सी, वज़ीर आज़म भी तोड़ा सी। आपका अपना लॉ मिनिस्टर जो अहम तरीन आदमी है वो खुद ये बात कर रहा है। पंजाब का लॉ मिनिस्टर ना, फेडरल गवर्नमेंट का तो लॉ मिनिस्टर उसकी जान के दर पे थे ना, तो आप क्या चाहते थे? सर उस वक्त देखें, बेशक वो पंजाब का लॉ मिनिस्टर था, राना सनाउल्लाह वाज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पीपल इन PML। वो अभी भी है। वो ये कह रहा है तो हमें मान लेना चाहिए। तो अगर आपके किसी एक कोताही की वजह से ये सारा कुछ हो गया है, तो फिर मैं ये कहना, आपके ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट का कोई रोल नहीं था? देखें, एस्टैब्लिशमेंट्स के रोल होते हैं, नहीं था, बिल्कुल होते हैं। था या नहीं था? यस सर नो? देखें, मैं ये समझता हूँ कि बिल्कुल होगा, उसके बगैर ये सारे मामलात मुमकिन कोई नहीं है। एक कमज़ोर सा जर्नलिस्ट है बेचारा, राह चलते को किसी ने गोली मार दी थी अबसार आलम, उसने जाके अपनी पूरी विटनेस बॉक्स में बयान दे दिया है, लेकिन मुझे आप जैसे जो सियासतदान वहाँ गए हैं उसका किसी का बयान नज़र नहीं आया। नहीं, हमें कहानियाँ सुनाते थे उस वक्त सारे। मैं इसमें इस वक्त इस बहस में इसलिए नहीं पढ़ना चाहता हूँ कि आपने मुझसे रिपोर्ट डिस्कस की, मैं उन इक्तसाबात में से बहुत से एग्री करता हूँ। मैं ये समझता हूँ यही जिम्मेदार सन, यही नलायक सन, शहबाज शरीफ या इन्हों के उत्ते परचे दो, और अगर ये शर्म करन तो इस्तीफा दे के अपने घर टुर जाओ। इस्तीफा तो नहीं देना, ठीक है जी।
मांगना तो हमारा हक है, मांगना जरूर, उस पर हमारे मुंह पे कितना हमारा मुंह बंद करेंगे। जो पीटीआई के दूसरी दौर बात में है, शायद TLP खाकान अब्बासी का आप वो देख लें, टीएलपी आपके दौर में भी आई थी, पीटीआई के दौर में। अभी आपने खुद बता दिया है कि वो फिर मुआहदा हो गया था। वो जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुआहदा करवाया था, बशीर फारूकी साहब को AKD साहब कराची से खसूसी तौर पर लेकर आए थे। ही डिड अ गुड जॉब, और जनरल बाजवा की अप्रोच भी दुरुस्त थी। मैं 100 चीज़ों पर क्रिटिसाइज करता हूं, किसी ने किसी को लेकिन रोकने की कोशिश की है, TLP जेलम तक कैसे पहुंची थी? ये मैं समझता हूं कि कोशिश सिर्फ यही थी कि कम से कम नुकसान हो, और वो कोशिश करते रहे, मगर चीज़ें जब पुष्ट कौन कोशिश करता रहा? कौन कोशिश करता? गवर्नमेंट कोशिश करती रही। किस गवर्नमेंट ने कोशिश की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं? कौन सी वाली? भाई जो गवर्नमेंट वक्त जो हुकूमत पंजाब वहाँ पे मौजूद थी, गुजार की हुकूमत थी, क्या कोशिश की उसने? कोशिश की, बंदे डाले बीच में। अब मैं अगर आपको सारी मीटिंग्स की प्रोसीडिंग्स बताना शुरू कर दूं, नॉन एग्जिस्टेंट कैरेक्टर था वो, बिल्कुल नहीं, उसका रोल ही नहीं करता, टोटली डिसफंक्शनल था। हामिद रजा साहब इस वक्त मौजूद है, बाकायदा तौर पे उस वक्त जितने भी गदियों के पीर मौजूद थे उनको इकट्ठा किया गया। अब हम तुसी सारा वो डिस्कस करना है, गवर्नमेंट ने उनको इकट्ठा किया। उसके बाद लाहौर में मीटिंग्स हुई, हामिद रजा साहब जो इस वक्त हमारे SIC के चेयरमैन है वो उसके अंदर मौजूद थे, सियाल शरीफ उसमें मौजूद था, गुलर शरीफ उसमें मौजूद था, और उसमें नेगोशिएशंस हुई, और वो जो लेवरेज और उसमें जो लेवरेज जो उस वक्त दिया जा रहा था, वो उसकी वजह सिर्फ यही थी कि इनको हम नेगोशिएशन की टेबल के ऊपर बिठा के बैठे हैं, कोई ऐसा ऑनटूवर्ड इंसिडेंट ना हो जाए जिसकी वजह से ज्यादा नुकसान हो जाए। 100% जिम्मेदारी से बात बताने लगा हूं ऑन एयर। जिस रात जनरल कमर जावेद बाजवा ने बशीर फारूकी को बुला के एग्रीमेंट किया, अगर एग्रीमेंट ना किया जाता तो आपकी PTI हुकूमत का फैसला ये था कि अगर ये जेलम क्रॉस करेंगे तो फोर्स यूज़ की जाएगी। ऑर्डर था। आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैंने उस सारे अरसे के दौरान आपके साथ 4 प्रोग्राम किए, अगर आपको याद हो, और मेरा बार बार ज़ाती व्यू ये था, अगर आपका कोई बंदा वो निकाल भी दे, कि फोर्स जो है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। बंदे जब इकट्ठे हो जाए फोर्स यूज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो दोस्त हमारे नबी के इश्क में और मोहब्बत में निकले हैं, इनको प्यार और मोहब्बत से बिठाना जो है वो ज़रूरी है। इनको मारना, इकट्ठे होने से पहले रोक लेते वो ठीक थी। मेरा बड़ा वाज़े मौक़िफ़ था, और मैं आज भी उसके ऊपर खड़ा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि ये जो नबी की मोहब्बत के जज्बात से लोग निकलते हैं, उनके साथ लड़ना मुनासिब नहीं है। तो शायद वो भी ये कोशिश कर रहे हों, और इस कोशिश के दौरान उनको ये कुशन दिया गया हो जिसमें नुकसान भी हुआ।